आदाब दोस्तों, गॉड इज डेड जैसे कि नीचे के दीवाने ने हमें बड़े यादगार अंदाज में बताया। तो अब हमने इसके बारे में क्या करना है? अगर कोई ताकतवर कुव्वत मौजूद नहीं है जो हमारी रहनुमाई करे और हमारी जिंदगी को कोई मानी दे, तो फिर हमें कैसे जीना चाहिए? क्या हमें खुद ही जिंदगी का मतलब और मकसद तलाशना होगा? बज़ाहिर ऐसा ही है, और यही सवाल कि इंसान ये काम कैसे कर सकता है, वजूदियत यानी एग्जिस्टेंशलिज्म की तहरीक का एक बुनियादी मसाला था। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी को अमूमन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तरफ एनालिटिक ट्रेडिशन है जिसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और साइंटिफिक नुक्ता नजर शामिल होता है। एक दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल रिवायत है जो ज्यादा इंसानी पहलुओं पर तवज्जो देती है, यानी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन, ताबीर और तशरीह, फलसफे को साइंस के बजाय अदब के करीब कर समझती है। और इस तकसीम में वजूदियत यानी एग्जिस्टेंशलिज्म बिलाशुबा पूरी तरह कॉन्टिनेंटल रिवायत के हिस्से में आती है। वजूदियत का एग्जिस्टेंशलिज्म का जो मंजर हमारे जहन में बनता है वो ये है कि फ्रांस में लोग किसी कैफे की मेज के गिर्द बैठे हैं, कभी कॉफी या कोई कॉकटेल पी रहा है, सिगरेट पीते हुए जिंदगी के मानी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, राइट? मगर एक लिहाज से एग्जिस्टेंशलिज्म, वजूदियत दरअसल दुनिया के साइंसी नुक्ता नजर के अंजाम को संजीदगी से लेने का रद्द अमल है, रिस्पॉन्स है। एग्जिस्टेंशलिज्म उन कंसर्न्स और खदशात से परवान चढ़ी जो नीत्शे, किरकेगार्ड और दोस्तोयेवस्की जैसे मुफक्किरीन के यहाँ पाए जाते थे। ये एहसास कि दुनिया से जादू या तकद्दुस रुखसत हो रहा है, डिसएंचेंटमेंट बढ़ती जा रही है, कि अब हमारे पास वो इल्हामी उसूल बाकी नहीं रहे जो खुदा की तरफ से मिले थे, अब हमें अपने लिए खुद मानी तलाश करने थे। तो एग्जिस्टेंशलिज्म का एक मशहूर मोटो है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, यानी वजूद माहियत पर मुकद्दम है। इसका मतलब यह है कि चीजें पहले मौजूद होती हैं, वो वैसी ही होती हैं जैसे हमें दुनिया में नजर आती हैं, और फिर हम इंसान उनके लिए एसेंस या तारीफ वजह करते हैं, तलाश करते हैं। वो खुसूसियात जो एक चट्टान को चट्टान बनाती हैं या एक इंसान को इंसान, एक तरह से ये चीजों को समझने का बिल्कुल जदीद साइंसी अंदाजे फिक्र भी है। मतलब यह है कि आए इस दुनिया का सामना करें, कन्फ्रंट करें, जहां अब कोई ऑब्जेक्टिव गाइडेंस हमारे लिए मौजूद नहीं है। कायनात में हम इंसान ही वो हस्तियां हैं जो इंचार्ज हैं अपने मामलात को संभाले हुए हैं, और खास तौर पर हम में से हर फर्द अपनी जिंदगी की तश्कील का जिम्मेदार है। हाँ, ये सच है कि हम ज़रात और फील्ड से, पार्टिकल्स और फील्ड से बने हैं, या हम सेल्स और न्यूरॉन से बने हैं, जो भी कह ले, लेकिन इंसान होने, एजेंट के नाते पर, एक फाइल होने के नाते, अगरचे हमारे अंदर प्रिडिलेक्शंस हैं, डिजायर्स हैं और हमारे कुछ खास इंक्लिनेशंस हमारे अंदर पाए जाते हैं, फिर भी हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम इन पर गौर कर सकें, फैसला कर सकें कि उन्हें बदलना है या नहीं, खुद अपनी शख्सियत की तख्लीक करें और दुनिया के तयशुदा उसूलों और तवक्कुआत के खिलाफ बगावत करके अपने आप से सच्चे रहें। इसी को ऑथेंटिसिटी कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि बहुत सी ऐसी फिलॉसफीज जो जिंदगी के मानी और एक अच्छा इंसान होने के तरीके पर बात करती हैं, इवेंचुअली ये साइंस या रियाजी का मामला नहीं होता। ये ऐसा मसाला नहीं है कि जो बिल्कुल सही या गलत हो, या जिसका कोई एक कतई जवाब हो। असल सवाल यह है कि क्या हम इसमें कोई यूजफुल बात कर सकते हैं, क्या हम किसी नए अंदाज से सोचने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं नई समझ में। और अगर यही स्टैंडर्ड हो, नई बामानी और नतीजा खेज सोच पैदा करना, तो इस लिहाज से ये टॉपिक यानी ये मौजू वाकई दिलचस्प है, बहुत कमाल है। एग्जिस्टेंशलिज्म से मंदिबुआ और साथ सिर्फ एक वजूदी मुफक्किर ही नहीं है, बल्कि बेअहम फेमिनिस्ट फिलॉसफी के हामिल भी हैं। तो ऐसे जमाने में जब इस मौक़िफ़ को आम पजीराई हासिल नहीं थी, उनकी जिंदगी के बारे में हम जब सोचते हैं, उनकी गलतियों और उनकी बसीरतों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं
और मेरा ख्याल है कि हमें एग्जिस्टेंशनलिज्म के बारे में थोड़ा सा पस मंजर भी कायम कर लेना चाहिए। ये बिलाशुबा एक निहायत असर अंगेज फलसफियाना मकतब है, लेकिन शायद ऐसा मकतब नहीं जिसकी आजकल अकेडमी में अक्सरियत खुलकर वकालत कर रही हो। हाँ, इसकी एक तवील तारीख है और कुछ लोग इसे 20वीं सदी के एक खास मिजाज के तौर पर, मूड के तौर पर भी रद्द कर देते हैं, मगर वजूदी सवाल आज भी बार बार उभरते रहते हैं। लोग अब भी पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और दूसरों के साथ कैसे निबाह करें। ये सब बहुत ही सॉलिड एग्जिस्टेंशनल क्वेश्चंस हैं और यही वजह है कि मेरे जैसे लोग और बहुत सारे दूसरे आज भी एग्जिस्टेंशनलिज्म पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। दोस्तों, एग्जिस्टेंशनलिज्म ने रोमांटिसिज्म से जन्म लिया। हमारे सामने एक पूरी एज ऑफ इनलाइटनमेंट मौजूद थी, वो सदी जिसमें साइंस फ्लरिश कर रही थी और दुनिया के काम करने के तरीकों के बारे में बेशुमार सवालात के जवाब दे रही थी। लेकिन रोमांटिसिज्म ने कहा ठीक है, मगर इमोशंस का क्या? मोहब्बत, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी और वो तमाम सवालात जिनका जवाब साइंस नहीं दे पा रही थी, उनका क्या होगा? और फिर रोमांटिसिज्म में एक एंगल स्पिरिचुअल या रूहानियत का भी मौजूद था, मगर वजूदियत के जिन पेशरो या प्रेडिसेसर या फकरी जद्दे अमजद कहिए, वो केकेगार्ड और नीचे जैसे लोग थे। केकेगार्ड ऐसा फिलोसोफर था जो हेगल और कांट के खिलाफ बगावत में लिख रहा था, जो निहायत तजरीदी अंदाज में सोचते थे और दुनिया को समझाने के लिए बड़े बड़े फलसफियाना निजाम बनाना चाहते थे, जबकि केकेगार्ड का ज्यादा जोर पैशन, जज्बे पर था और ये कि जज्बा इखलाकी अमल से दुनिया में कैसे कनेक्ट है, जुड़ता है और मजहब से इसका क्या ताल्लुक बनता है। और फिर यकीनन फ्रेडरिक नीत्शे भी केकेगार्ड की तरह थे, रिवायती फिलोसोफर्स और मजहब दोनों के खिलाफ शदीद बगावत करने वाले। नीत्शे इसी वजह से मशहूर हैं कि उन्होंने कहा, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। खुदा मर चुका है और हमने ही उसे कत्ल किया है। और नीचे कह रहे थे कि यानी पहले मजहब वो बुनियादी जरिया था, प्राइमरी वे थी, जिसके जरिए लोग अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करते थे और अपनी जिंदगी के मानी समझते थे। लेकिन अब जब साइंस ने दुनिया के बारे में बहुत कुछ वाजे कर दिया है, हम फिर भी अपने अमल में मजहबी बुनियादों को कायम रखते हैं, खास तौर पर यानी शायद ईसाई अहकाम के तहत, जैसे अच्छे बनो, अपने पड़ोसी को कत्ल ना करो और इसी तरह की चीजें। और नीचे कह रहे थे कि हम अब भी ऑपरेट कर रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो कि रिलीजियस वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, मगर बहुत कम लोग अब वाकई मजहब पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो सवाल उठा रहे थे। ये भी एक वजह है कि उन्होंने अपने ख्यालात को एफोरिज्म्स और मुख्तसर बयानात की शक्ल में पेश किया, क्योंकि वो लोगों को चैलेंज कर रहे थे और इसी रिवायत से वजूदी फलसफियों ने जन्म लिया। और ये मकतब खास तौर पर 1940 की दहाई डिकेड के आसपास मकबूल हुआ, जब दो आलमी जंगें हो चुकी थी और ये एक बेहद हलचल वाला दौर था। लोग ऐसे सवालात पूछ रहे थे, मिसाल के तौर पर नाजियों के जेरे कब्जा फ्रांस में खास तौर पर सिमोन दे बुआ और सार्ट ये सवाल कर रहे थे कि अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा हो और आपके पास ये चॉइस हो कि आप अपने दोस्तों के बारे में अपने टॉर्चरर को बताएं या ना बताएं और अपनी मौत का खतरा मोल लें, तो ये वाकई इंतहाई इंटेंस चॉइस है और ये वो इंतखाब हैं जिनके जवाबात साइंस या मजहब लाजमी तौर पर नहीं दे सकते। और यही वजह है कि वजूदियत ने फ्लरिश किया, क्योंकि ये चॉइस, फ्रीडम, एंजाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी जैसे मौजूआत पर बात कर रही थी। तो वजूदियत को अमूमन एक उदास या मायूस फलसफे के तौर पर पेश किया जाता है, जुज़वी तौर पर इस वजह से क्योंकि सार्ट सबसे मशहूर वजूदी फलसफियों में से हैं और वो इंसानी फितरत के बारे में थोड़ा सा ग्लूमी पर्सपेक्टिव रखते हैं, जबकि मैं जो तशरीह कर रहा हूँ मैं उसको सिमोन दे बुआ से अखज़ कर रहा हूँ, जो कि वजूदियत
के बारे में उनका काफी पॉजिटिव रवैया है, और उनके ख्याल में ये सिर्फ यास और मायूसी के बारे में नहीं है, ये एक पॉजिटिव फिलॉसफी है, क्योंकि ये इस बात के बारे में है कि जो कुछ हम कर सकते हैं, हम वी कैन सीज कंट्रोल ओवर इट, हम उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और सिमिलरली बुआ के कुछ ख्यालात स्टोइक फलसफे से भी मुतासिर हैं, उसकी रूट्स वहां से भी दिखाई देती हैं हमें, जैसे कि डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल का तस्वुर, लेकिन वो इसे प्रैक्टिसिटी और यानी हकीकत और ट्रांसेंडेंस यानी तजावुज, ये इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं, कहती हैं। और प्रैक्टिसिटी से वो हकाइक जो हमारी जिंदगी के हैं, वो चीजें जो हम बदल नहीं सकते हैं, ये मुराद हैं। हम इस बात को नहीं बदल सकते कि हम कहाँ पैदा हुए, या हमारे वालिदैन कौन थे, या उन हालात को जो हमें मिले। हम उन बॉडीज को नहीं बदल सकते जिनमें हम पैदा हुए, अगरचे अब कुछ हद तक इसे बदलने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि हमारी एग्जिस्टेंस के उन हकाइक को हम तस्लीम किया जाए, उन्हें एक्नॉलेज किया जाए। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इसके अंदर एक विंडो क्रिएट करती है आजादी की, जहां हम अपनी हकीकत पर काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जहां हम दिए गए हालात से आगे निकल सकते हैं, और वो आगे बढ़ना अपने मुंतखब करदा तरीकों से है। यही है वो मुकाम जहां ऑथेंटिसिटी का तस्वुर हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, एग्जिस्टेंशनलिज्म साइंस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस रेज करती है। हर न्यूरो साइंटिस्ट डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, और तहकीक अब ये जाहिर करती है कि हम अपने इंपल्सेस को ओवरराइड कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा सकते हैं, और अपनी जिंदगी में कुछ इंतखाब कर सकते हैं। इस लिहाज से एग्जिस्टेंशनलिज्म इस किस्म के नुक्ता नजर के साथ सिंक है, हम आहंग है। हाँ, हमारे पास ब्रेन है, हमारी एक प्रैक्टिसिटी का हिस्सा है हमारे ब्रेन्स, और हमारी जीन्स हैं, सही है, ये भी हमारी प्रैक्टिसिटी का हिस्सा है। लेकिन वजूदी फलसफी के लिए दिलचस्प बात यह है, और यही मुस्बत नुक्ता नजर का हिस्सा भी है, कि ये जानना कि आजादी की विंडो कहां पर है, ये समझना कि हम कहां अपनी आजाद मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में कहां इन चॉइसेस कर सकते हैं। अब आप दिमाग की प्लास्टिसिटी के बारे में भी अक्सर लिटरेचर पढ़ सकते हैं, और ये कि हम अपने दिमाग को नए अंदाज में तरतीब दे सकते हैं, उसको रीओरिएंट कर सकते हैं, हम नई स्किल सीख सकते हैं और नई चीजें कर सकते हैं। ये सब एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के साथ बहुत हम आहंग है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में ये ख्याल है कि हम इंसान की क्रिएटिव नथिंगनेस है, या क्रिएटिव नथिंग्स है। मेरा मतलब यह है कि हम कोई मुकर्ररा या तयशुदा फिक्स्ड सेल्फ नहीं है जिसकी तरफ हम हमेशा रेफर कर सकें, बल्कि हम तख्लीकी हस्तियां हैं जो इंतखाब करती हैं, अपनी जिंदगी के हकाइक पर काबू पाती हैं, खुद को नए अंदाज में तरतीब देती हैं, और अपनी हस्ती को दोबारा तख्लीक कर सकती हैं। और यही वो पहलू है जिस पर एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर ज्यादा जोर देते हैं, हमारे वजूद के इस तख्लीकी पहलू पर। साथ कहते हैं कि हाँ, हम इंसान हैं, हम मौजूद हैं, हमारे पास जिस्म है, लेकिन हम इसी के साथ नथिंगनेस भी हैं। हम वो हस्तियां हैं जो अभी इंतखाब कर रही हैं, और हम वो हस्तियां भी हैं जो ये इरादा कायम कर रही हैं कि अपनी जिंदगी को कहां ले जाना है। ये एक ट्रैजेक्टरी ऐसी है जो कभी मुकम्मल नहीं होती, यहां तक कि मौत आ जाए। लेकिन हमारे मौजूदा मैं में और उन तमाम इंतखाबों के मजमूए के दरमियान जो हमने अपने बारे में किए हैं, और जिसके तरह मुआशरा, जेनेटिक्स, दीगर अवामिल हमें इस हाल तक जिन्होंने पहुंचाया है, इस मौजूदा और मुस्तकबिल के दरमियान का फासला कुछ भी नहीं, नथिंगनेस है। सारतर इस ख्याल, इस खला को येट टू बी या लैक, कमी कहते हैं। और जिस तरह हम अपने आप को इस मुस्तकबिल में प्रोजेक्ट करते हैं, वही आजादी का, तख्लीकियत का और इंतखाब करने का मैदान है।